बच्चों, ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, क्लास 11th, चैप्टर 5, ग्रीन हाउस ऑपरेशंस। इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले उन क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है एग्ज़ाम में वो उसी वे सेम क्वेश्चन आते हैं तो या उससे रिलेटेड ही पूछेगा, तो हमें उन्हें क्वेश्चनों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले समझते हैं ग्रीन हाउस को। ग्रीन हाउस क्या होते हैं? ग्रीन हाउस कांच के या प्लास्टिक के बने हुए ऐसे घर होते हैं जिनके अंदर हम सब्जियां और फूलों की खेती करते हैं। फलों की खेती भी करते हैं, लेकिन फलों की खेती जैसे मान लिया स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है उसके अंदर, और दूसरे फलों की खेती उसके अंदर नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम आम अमरूद कुछ उगाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बड़े साइज के पेड़ होते हैं, आप जानते हैं इस बारे में। तो दूसरी बात एक ये है कि इन कांच के या प्लास्टिक के घरों में हम तापमान और सनलाइट यानी कि टेम्परेचर और सनलाइट को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करते। केवल हम क्या करते हैं, सनलाइट को कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और समझेंगे कि जो कांच का इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ पे मतलब केवल उन जगहों पे किया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ही माइनस में हो, तो ऐसी जगह पे कांच का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो जनरली हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, प्लास्टिक घरों के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है, ये जो है बहुत अधिक गर्मी और सर्दी से पौधों की फसलों की रक्षा करते हैं। अगर इसको सबसे जो बड़ा एरिया है वो स्पेन के अंदर है, अल्मेरिया एक जगह है, वहाँ पे करीबन 50,000 एकड़ लैंड के ऊपर ये पूरे के पूरे पॉली हाउस लगे हुए हैं, जिसको प्लास्टिक का समुंदर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इनको जो इनके ऑपरेशंस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जैसे चैप्टर में भी नाम दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस ऑपरेशंस, तो ये इनके अंदर जो ऑपरेशन करते हैं उसको किस तरह से किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। तो ग्रीन हाउस में पर्यावरण के लिए मापदंडों की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की का वर्णन करते हैं। इसमें एक तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे तो ग्रीन हाउस में जो न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर है उसे मापने के लिए थर्मामीटर अनिवार्य है। और फूलों की खेती के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 से 26 के बीच होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे एक हाईग्रोमीटर होता है। हाईग्रोमीटर का काम होता है मॉइस्चर नापना। तो जो सर्वोत्तम फसल वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो एक आर्द्रता की या नमी की, मॉइस्चर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 60 से 80 के बीच होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पीएच मीटर। एक हमें पीएच मीटर की आवश्यकता होती है। तो एक आदर्श मिट्टी और पानी का जो पीएच वैल्यू है वो 6 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन पोषक तत्वों का जो घोल होता है, पोषक तत्वों का मतलब जैसे मान लिया जितने भी, जब हम पॉली हाउस के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो वो घुलनशील अवस्था में करते हैं, मतलब वो सारे लिक्विड फॉर्म में करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जो करते हैं तो उसका एक पानी का जो घोल होता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। एक अच्छी गुणवत्ता वाले पीएच मीटर को नियमित रूप से प्रयोग करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे हम पॉली हाउस के अंदर। अब इसके बाद में फिर जो है एक ईसी मीटर होता है। ईसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी, विद्युत चालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह लो, ये एक इसके नापने का मीटर है। तो ईसी पानी में घुलनशील लवण की एक माप है और इसे मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर में नापा जाता है। फिर इसके बाद में एक लक्स मीटर होता है। ये ग्रीन हाउस के अंदर प्रकाश की तीव्रता कितनी है उसको नापने के काम आता है। और इसका मतलब इसकी जो इकाई है वो लूमेन है। इकाई का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लिया कोई दूध को लीटर में नापा जाता है या किसी सामान को हम किलो में नापते हैं, तो किलो क्या है, लीटर क्या है,
तो वो उसकी एक इकाई है। इसी तरह से इसकी एक इकाई है लूमेन। अब इसके बाद में इसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो वो कह रहा है कि जो हमने वो कह रहा है कि आदर्श रूप से पोषक तत्वों के घोल का पीएच मान, तो हमने बताया ही था आपको 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर एक पॉली हाउस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मूल्य दिन में के शुरुआती घंटों के दौरान लगभग 1000 ppm होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझनी पड़ेगी कि कार्बन, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक इसी प्रकार से पौधों के जिंदा रहने के लिए और उनकी एक अच्छी ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहें कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को हम ख़त्म कर दें, वायुमंडल में ना हो, तो ये पेड़ पौधे जितने भी जिंदा हैं ये सारे के सारे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हमें जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो इसी तरह से उनके जिंदा रहने के लिए भी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो जो आमतौर पे है पॉली हाउस के अंदर, जैसे मान लिया शुरुआती घंटे जो सुबह सुबह का टाइम होता है, उस टाइम में करीबन 1000 ppm होना जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, फूलों की सर्वोत्तम फसल वृद्धि तब प्राप्त की जा सकती है जब आर्द्रता जो है 60 और 80 के बीच होती है। यानी कि एक अच्छी फसल उत्पादन लेने के लिए 60 से 80% के बीच में मॉइस्चर होनी चाहिए एक पॉली हाउस के अंदर। फूलों की खेती के लिए मैक्सिमम तापमान जो है उसकी रेंज जो है 18 से 26 सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए। फिर इसके बाद में ये आता है, इसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 उसने उसके उत्तर दिए हुए, उनमें से कोई एक छांटना है या जो उसके लिए ठीक होगा उसको लिखना है। तो वो कह रहा है उच्च मीडिया पीएच की कमी का कारण बन सकता है। मतलब मीडिया पीएच को समझना पड़ेगा कि मीडिया पीएच का मतलब होता है, जैसे हम इसमें पॉली हाउस के अंदर क्या किया जाता है कि जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर एक तो मतलब कोकोपीट मिक्स किया जाता है, उसके अंदर वर्मी कोलाइट इस्तेमाल करते हैं, परलाइट इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये क्या कहलाता है, ये इसका मीडिया है, बेसिकली मिट्टी के अंदर मिक्स करके तब हम खेती करते हैं। और एक चीज़ तो उसमें क्या चीज़ है, अगर उसकी मीडिया पीएच की कमी है तो हम समझेंगे कि उसके अंदर सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उनकी कमी है। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो और एक मेजर। तो जो मेजर मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये आप जानते होंगे। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, ये सारे के सारे जो है माइक्रो पोषक तत्व हैं। तो इनकी कमी का कारण मतलब अगर उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा आ रही है किसी भी मीडिया की, तो जैसे मान लिया कोकोपीट है, उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, या मैं कहूँगा कि 6.5 से ऊपर जा रही है, तो उसके अंदर समझो कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी का कारण हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, जल में घुलनशील लवणों का मापन ईसी है। तो ये हमने बताया अभी तक कि जो जल में घुलनशील लवण है तो उस पर डिपेंड करती है उसकी ईसी। मतलब जैसे फर्टिलाइजर भी हम घोल के देते हैं, तो ईसी से हमें पता चलेगा कि हम फर्टिलाइजर गलत तो नहीं दे रहे, या कितने फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो रही है, कितने की नहीं हो रही है। अगर ईसी बढ़ रही घट रही है तो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं। उसकी जो है जैसे यूरिया की मात्रा है या और जो दूसरे फर्टिलाइजर हैं, तो उनको उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता। तो जो पर्यावरण का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे मतलब जो क्लाइमेट है हमारा, तो उसमें मॉइस्चर भी आती है, लाइट भी आती है, टेम्परेचर भी आता है। बट जो पीएच है ये पानी की और उसकी मिट्टी की होती है। ये मिट्टी की पीएच वैल्यू होती है और पानी की पीएच वैल्यू होती है। तो ये इसके अंतर्गत क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत नहीं आता। फिर इसने लास्ट में दिया है कुछ मतलब क्वेश्चन दिए हैं, उनका मिलान करने के लिए बोला है। उसमें कुछ इसने
उसको मतलब रखा हुआ है। तो जैसे ये कह रहा है कि आर्द्रता और तापमान, तो ये हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है इन दोनों को, मॉइस्चर भी नापी जाती है और टेम्परेचर भी नापा जाता है। फिर ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस की मिट्टी की आदर्श ईसी क्या होती है, तो ये 0 से 1 के बीच होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा है मिट्टी और पानी का आदर्श पीएच जो है वो 6 से 6.5 के बीच होता है। और प्रकाश की तीव्रता मापना जो है ये लक्स मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो ये यहीं पे क्वेश्चन मतलब जो है इसका ए पार्ट हम अपनी तरफ से बोलते हैं, जैसे मान लिया ये आधा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, और आधे चैप्टर को करने के लिए फिर हम दोबारा से दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।